सॉलिड स्टेट हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें लगभग हम 1 से लेकर के 9 तक की हमने यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं और उन सारे वीडियोस में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए लगभग आधा चैप्टर हमारा केवल इस टेबल से कवर्ड हो जाता है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो केवल आप इसको याद रखें, जो भी क्वेश्चन आने होते हैं बोर्ड परीक्षा में वो इससे आते हैं। एक हिस्सा ये वाला, बाकी शेष दूसरा हिस्सा। तो ये जो टेबल बनी है इससे आपको ये भी पता लग जाएगा आपको चैप्टर में याद क्या रखना है। तो देखें ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी जो भी ठोस अवस्था है उसका सारांश क्या है, सार क्या निकला है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला कॉलम है हमारे पास यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब एकक कोशिकाएं। तो कितने प्रकार की थी हमारे पास, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। एफसीसी को ही हम कहते हैं सीसीपी। जो घनीय निबिड़ संकुलन है वो सीसीपी वाली एफसीसी है। और एक और प्रकार था, ध्यान होगा, षटकोणीय अवस्था की जब त्रिविमीय संरचना बनाई थी तो हमें आया था षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसे कहते हैं एचसीपी। अब आपको देखिए अगला पॉइंट आता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इनमें परमाणु प्रति एकक कोशिका कितनी होगी। तो एससीसी में हमने निकाला था 8 गुणा 1/8 बराबर कितना आया था, 1, याद रखना है। बीसीसी में कितनी हो गई, 2। कैसे, 8 गुणा 1/8 प्लस केंद्र का 1 और था तो टोटल हो गए 2। एफसीसी या सीसीपी में परमाणु प्रति एकक कोशिका होती है 4। कैसे होती है, तो बताया था 6 तो फलक होते थे, 6 गुणा 1/2 और 8 गुणा 1/8 करके कोने, इसलिए हो गए 1 + 3 = 4। एचसीपी का आपको याद रखना है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है इसलिए इसका ध्यान रखना है। परमाणु प्रति एकक कोशिका 6 होती है। साथ ही मैंने अपने 7वीं या 6वीं क्लास में कुछ इस तरह से बताया था, 6वीं क्लास में और 5वीं क्लास में, तो उस क्लास में बताया था कि जो चतुष्फलकीय छिद्र होते हैं उनकी संख्या परमाणु प्रति एकक कोशिका से जस्ट दुगनी होती है। याद रखने की बात है। तो देखिए यहाँ छिद्र कितने हैं, वो एकक कोशिका कितने हैं, 1, तो छिद्र हो गए 2, 2 है तो 4, 4 है तो 8 और 6 है तो 12। अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या परमाणु प्रति एकक कोशिका के समान होती है। तो देखिए 1 2 4 6, यहाँ भी क्या गया 1 2 4 6। कुछ विद्यार्थियों को ये जो संबंध है इनको समझने में थोड़ी दिक्कत आई थी कि a = 2r √3a = 4r। तो फिलहाल के लिए मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इनको यथावत लिख लें या याद कर लें। कारण ये है कि इन सब की मुझे त्रिविमीय संरचना बना करके समझानी पड़ती है और वो समय लेती है थोड़ी सी। फिर भी मैंने आपको बता दिया था, जैसे एससीसी संरचना में कोने के दोनों गोले होते हैं, बिल्कुल स्पर्श कर रहे होते हैं, तो दोनों की त्रिज्या हुए r + r = 2r और वो घन की भुजा के बराबर थे तो a = 2r। यहाँ पे हमने देखा था घन में एक गोला बीच में रखा था, तो आप अपने कमरे से सोच सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक विकर्ण बनाते हुए ले जाइए तो ये घन का विकर्ण बन गया। इसका मान होगा √3 गुणा भुजा √3। अब गोलों को देखिए, एक r एक गोले की, 2r किसका हो जाएगा, पूरे बीच वाले गोले का, और 1r का हिस्सा हो जाएगा कोने वाले गोले का, तो टोटल 4r बन जाते हैं। इसी प्रकार से एफसीसी के लिए √2a = 4r। एचसीपी के लिए हमारे कोर्स में डेरिवेशन इस तरह का नहीं है और किसी आगामी क्लासों में भी नहीं है, इसलिए हमको इसके लिए a और r के संबंध की आवश्यकता नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण है, इस वर्ष में पूछा गया था, जैसे पूछता बीसीसी में संकुलन दक्षता 68% का अंतर, ऐसे हर वर्ष कुछ ना कुछ पूछ लेते। तो संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कितनी है, एससीसी में देखें 52.4%, बीसीसी में कितनी होती है 68%, और बचे कुछ सब में चाहे सीसीपी हो चाहे एचसीपी हो, एफसीसी तो सीसीपी को ही बोलते हैं, सीसीपी हो या एचसीपी, दोनों में कितनी होती है 74%। तो संकुलन दक्षता का मान 52.4, 68 और 74 याद रखना है। अब है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या को आपको बताया था कि ये उपसंयोजन संख्या भी कहलाती है। एससीसी में एक परमाणु 6 अन्य परमाणुओं से संपर्क में रहता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या, उपसंयोजन संख्या कितनी है 6। दूसरा है बीसीसी। बीसीसी की व्यवस्था देखिए, केंद्र में एक परमाणु होता है और 8 कोने पर होते हैं। तो जो केंद्र का परमाणु है 8 कोने के परमाणुओं से घिरा रहता है, इसलिए बीसीसी की समन्वय संख्या कितनी होती है 8। एफसीसी या सीसीपी में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आया था कि इसकी समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने उसमें बताया था कि एक परत, पहली परत आप देखें, जब आप षटकोणीय परत बनाएंगे, देख लेना वीडियोस में है, तो
तो देखें एक गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है, तो 6 तो द्विविमीय की हो गई, 3 आगे के गोले स्पर्श करेंगे और 3 पीछे के करेंगे, तो टोटल कितने हो गए 12 गोले। तो इसलिए FCCP हो चाहे SCP हो, दोनों में समन्वय संख्या का मान कितना होगा 12। नहीं भी है तो आप याद रख सकते हैं इनको, समन्वय संख्या को 12 होती है, 8 होती है और 6 होती है। तो ये हमारे पास लगभग जितना हमने बहुत सारा निबिड़ संकुलन पढ़े हैं, समन्वय संख्या पढ़ी थी, संकुलन दक्षता पढ़ी, छिद्रों के प्रकार पढ़े, परमाणु प्रत्येक कोष्ठक, लगभग 3 वीडियोस का काम इस 5 मिनट के हिस्से में आराम से हो सकता है। तो एक तो हमारे पास ये याद रखने की चीज। अब देख लीजिए, और ये आपके पास टॉपिक के अंत में जरूर लिखा रहना चाहिए नोट्सों के रूप में। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखें, एक तरह के सवाल हैं जिनमें हमसे सूत्र पूछ लिए जाते हैं कि उसमें कुछ विशेष परिस्थिति दे देता है और कहता है कि यौगिक का संभावित सूत्र क्या है। IIT के बड़े फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं उसके आधार पर आपके सामने ले लेगा। देखें, जैसे कहा कि कोई यौगिक A तथा B परमाणुओं से बनता है, किस किस से बन रहा है, A से और B से। अब आपसे कहता है जो A परमाणु है वह घनीय निबिड़ संकुलन या किसी घन के कोनों पर व्यवस्थित होता है। तो बोलिए A घन के सभी कोनों पर मौजूद है। घन के कोने कितने होते हैं 8, लेकिन आधा कितना हिस्सा है 1/8, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 1/8। A की व्यवस्था हो गई कहां तक, घन के कोने पर। B के लिए क्या कह रहा है, B के लिए कह रहा है B परमाणु सभी फलक के केंद्रों पर पाए जाते हैं। बोलिए फलक कितने हैं 6 और हिस्सा कितना मिलेगा 1/2। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। सूत्र क्या बन जाएगा AB3। अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा AB3। ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर गलत दे रखा है बुक के अंदर, तो आप लोग AB3 यही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और उसको भी मैं लेता हूं। ध्यान तो ये है कि पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ें। कई बार M और N की पूछे, N पहले दे देता है M बाद में, तो हम कई बार जल्दबाजी में M को पहले लिख लेते हैं M को बाद में। जैसे क्वेश्चन में बताता हूँ, एक यौगिक M व N परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक। अगला कहता है N परमाणु कौन सी संरचना में, FCC में संकुलित होता है। FCC कह सकता है, SCP कह सकता है, CCP कुछ कह सकता है। तो N परमाणु FCC या CCP संरचना में संकुलित होता है, हो गया। और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपने आप M। तो ध्यान देंगे, पहले N का नाम लिया इसलिए N अनुपात M लिख दिया। अब कहता है N किस में संकुलित होता है, CCP संरचना। तो CCP में बताइए परमाणु प्रत्येक कोष्ठक कितने होते हैं 4। कितने हो गए 4। अभी समन्वय संख्या तो परमाणु प्रत्येक कोष्ठक देखी थी हमने, तो 4 हो गए CCP में N के लिए। अब कहता है M परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को घेरते हैं। तो पहले देखेंगे CCP में परमाणु प्रत्येक कोष्ठक 4 है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी हो जाएंगी 4। लेकिन इनका कितना तिहाई भाग घेरा जाता है 1/3, तो ये हो जाएगा 1। तो M तो इतने हिस्से में है और N इतने हिस्से में। तो देखिए ये आ जाएगा 1:1/3। 3 पैदल गुणा होगा तो ये बन जाएगा 3:1। तो उत्तर क्या जाएगा, जो सूत्र होगा वो रहेगा N3N, या फिर इसको MN3 भी लिख सकते हैं। संभावित सूत्र इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और मैं कठिन क्वेश्चन ले लेता हूं। हमारे पास ये कहा गया कि 3 है, एक तो A है, 3 परमाणु है A, B और C, ठीक। काल्पनिक क्वेश्चन है लेकिन काफी कठिन और अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिए 3 है परमाणु A, B, C। प्रथम परमाणु BCC संरचना में संकुलित होता है, यानी A परमाणु BCC में संकुलित होता है। तो बताइए BCC में परमाणु प्रत्येक कोष्ठक कितने हो जाएंगे 2। दूसरा कहता है B परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग को घेरता है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां परमाणु कितने हैं BCC में, ये संरचना देखिए कौन सी बता रहा है BCC। तो BCC में परमाणु हो गए 2, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो गई 4, और कह रहा है चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग को घेरता है। तो ये कितना हिस्सा घेर लिया 2/3। अब कहता है अष्टफलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को घेरता है। अष्टफलकीय कितनी हो जाएंगी 2 ही रहेंगी, जितने परमाणु है उतनी प्रत्येक कोष्ठक, और इनका कितना हिस्सा घेरता है 1/3।
तो आप देखिए हमारे पास किस तरह से आता है, यहाँ से ये आ जाएगा 1/4/3/1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे हमने जैसे लघुत्तम ले लिया ये, तो ये आ जाएगा 3/4/1। इस हिस्से को ले लेते हैं, ये काम कर रहा था, नीचे का छोड़ देते, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा संभावित सूत्र A3B4C। तो यौगिक का संभावित सूत्र हो जाएगा A3B4C। तो आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निक है। अच्छा एक चीज और है, हो सकता है इसमें ऐसे 2/3 हिस्सा 1/3 ना देके परसेंट देते, ऐसे कह दे कि एक यौगिक एससीसी, एक यौगिक में एक परमाणु एससीसी में संकलित होता है तथा उसका 50% भाग चतुष्फलकीय रिक्तियों को और 75% भाग अष्टफलकीय रिक्तियों को घेरता है, तो यौगिक का संभावित सूत्र बताइए। आपको पता है 50% का मतलब 1/2 भाग हो जाएगा और 75% का मतलब 3/4 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो आपके इस तरह से क्वेश्चन है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो है आपके क्रिस्टल घनत्व से। तो आपको एक ही सूत्र तो याद रखना है पूरे चैप्टर में, और वो है क्रिस्टल घनत्व का, जिसका आपको देखना था आपने क्रिस्टल घनत्व या डी डेंसिटी के रूप में ले लिया। क्या हो जाएगा, परमाणु प्रति का कोष्ठक थी n गुणा, फिर परमाणु भार का गुणा था, फिर अवोगाद्रो संख्या, और ये थी भुजा की घात। तो इनमें से आपको कोई से भी आंकड़े दे देता है और आपको उसको सॉल्व करना होता है। जैसे ये कह दिया गया आपसे सिल्वर के लिए कहा गया, सिल्वर सीसीपी संरचना में संतुलित है। सीसीपी कहते हैं, देखिए n का मान कितना जाएगा 4। सिल्वर का परमाणु भार आपको देगा नहीं देगा तो पता होना चाहिए कि mw बराबर 108 होता है, 108। ठीक, अवोगाद्रो संख्या का मान पता है 6.02 गुणा 10 की घात 23। केवल आपको ये देगा कि घन की भुजा का मान जो a है उसका मान 405 पिकोमीटर है। कितना है, pm के रूप में देता है, नैनोमीटर दे सकता है, लेकिन जानबूझ पिकोमीटर। पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। तो ये हो जाएगा 405 गुणा 10 की घात -12 मीटर। आप कोशिश करेंगे कि आपने क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा कुछ तो मीटर में लेकर के काम करें। अब देखिए बिल्कुल आसान काम है, मैं चूंकि कैलकुलेशन इसकी नहीं करके बताऊंगा, आप लोगों को खुद को करनी है, मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन कैसे है। सिल्वर परमाणु सीसीपी अवस्था में या सीसीपी संरचना में संतुलित होता है तथा इससे बनने वाले घन की भुजा 405 पिकोमीटर होती है, तो इस क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा। आपके पास घनत्व का पूरे टॉपिक में एक ही क्वेश्चन वो है सूत्र, तो आपको यही सूत्र लगाना है, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। n का मान बोलो सीसीपी के लिए कितना हो गया 4, परमाणु प्रति कोष्ठ का, अणु भार आपको दे रखा है, अवोगाद्रो पता है, इस मान में घात 3 कर देना है इसकी, तो आपके पास जो भी कटपट के उत्तर आएगा वही इसका घनत्व आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, आप सभी को करने का ट्राई करें। हो सकता है इसमें ये भी कर सकता है, घनत्व का मान दे दे, अवोगाद्रो संख्या दे दे, इसका मान दे दे, इसका मान दे दे, और आपसे पूछे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, या फिर ये कहे, दोबारा सुन ले क्वेश्चन, घनत्व का मान दे देगा, ये हमारे पास रहता है, ये मान देगा, ये मान भी देगा। तो अब आपके पास क्या निकलेगा उत्तर में, n निकालना होगा। वो ये नहीं कहेगा कि सर परमाणु प्रति एकक कोष्ठका कितनी होगी, वो ये कहेगा कि यह कौन से प्रकार की घनीय एकक कोष्ठका बनाएगा। तो अगर n का मान 1 आता है तो कौन सी संरचना हो जाएगी, एससीसी, 2 आता है तो बीसीसी, और अगर 4 आती है तो सीसीपी या एफसीसी संरचना हो जाएगी। एचसीपी आप जरूरत पड़ने पर उपयोग लें, बाकी सीसीपी एफसीसी मेन वरीयता पे रखें, तो ये आपके पास इस तरह से हो जाता है। तो एक प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास ये, जितना भी कठिन क्वेश्चन हो आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है, जिसमें क्या करता है, जैसे मान लीजिए किसी भी परमाणु गोले की त्रिज्या दे दे और कह दे एससीसी संरचना के लिए ए का मान बताइए, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, a बराबर 2r, तो r का मान दे देगा और a का मान पूछ लेगा। ऐसे √3a बराबर 4r किसके लिए पूछ सकता है, बीसीसी के लिए। √2a बराबर 4r किसके लिए पूछ सकता है, एफसीसी के लिए। करना क्या है, यहाँ पे a का मान पूछता है, r का दे के रखता है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेन चीजें हुई
जिनको हम आराम से कर सकते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष विशेष रूप से याद किए जाने चाहिए। मतलब शॉर्ट में सब कुछ बता रहा हूँ मैं, तो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में मैंने आपको बता दिया था। शॉर्टकी में एक तरह से ये कह सकते हैं जैसे क्रिकेट के खेल में शॉट लगता है और गेंद क्या होती है मैदान से बाहर चली जाती है, तो आप भी ऐसे याद रखें कि शॉर्टकी में शॉट लगता है और आयन क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। फ्रैंकल में आप देखिए जिस प्रकार से हम घर में ही कचरा पात्र रखा है वहीं पे हमने कुछ फेंक दिया, ऐसे ही यहाँ भी आयन को कहाँ फेंका जाता है, घर में ही फेंका जा रहा है, यानी उसी क्रिस्टल के अंतराकाश में फेंका जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं फ्रैंकल दोष। इसके अलावा धातु आधिक्य धातु न्यूनता दोष देखे थे हमने, जिनमें आपको नॉन स्टोइकियोमेट्री दोषों के बारे में मैंने बता दिया था कि एक में ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके जाता है, जो धातु आधिक्य दोष होता है, आधिक्य का मतलब अधिकता होता है, तो ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके जाता है जिससे धातु आयनों की संख्या क्या होती है अधिक, और इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे छोड़ जाता है जिससे आवेश क्या रहता है संतुलित हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, एक बात मैंने पहले ही बताई है, आयनों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन आवेश हमेशा और हमेशा पूरे क्रिस्टल का शून्य बनाए रखना है। आवेश अलग चीज होती है, आयन अलग चीज होती है। यदि आयनों का अनुपात अलग चीज है और आयनों की संख्या अलग चीज है, हमने कहा 8:8, तो ये तो संख्या को बता रही है और अनुपात क्या होगा 1:1। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जिन पर आप ज्यादा गौर करें तो आपको आसानी से सॉलिड स्टेट पूरी समझ में आ जाएगी। जो क्वेश्चन आपको बेहद कठिन लग रहे हैं उनको आप छोड़ दें, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उनको हम ऑफलाइन क्लासेस में निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे आराम से, उसके बारे में मेरे को बहुत सारी जानकारी देनी पड़ेगी। अभी तो जो अपना सिलेबस है मैं उसी के हिसाब से इसको करवा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें, कल हम विलियन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और लेकिन आप पहला चैप्टर पहले पूर्ण तैयारी के साथ तैयार कर लें, जिससे दूसरा चैप्टर जब भी अच्छा लगेगा जब पहला हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो थैंक यू अभी तक की क्लास के लिए। अब हम सीखी दूसरी क्लास में।